हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका कि नाम आपको पीछे दिख रहा होगा। एक नया चैप्टर है जो कि है शरीर में गति। क्लास 6 का यह साइंस का चैप्टर नंबर 12 है और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं शरीर के बारे में, फिर एक बार पढ़ने वाले हैं। और ये लास्ट चैप्टर है हमारे बायोलॉजी का, जो कि क्लास 6 के अंदर आपको दिया गया है। इस चैप्टर में सबसे पहली बात कर लेते हैं हम लोग कि भैया गति क्या होता है। तो शरीर में गति की बात करेंगे हम लोग। फिजिक्स में गति का मतलब अलग हो जाता है, वो भी अभी आप लोग पढ़ोगे जब चैप्टर नंबर 13 में आओगे, तो वहाँ पे पढ़ोगे कि गति एवं दूरियों का मापन। तो दूरियों का मापन और गति आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे दूसरी गति की, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे गति का। तो वो गति कौन सा है, शरीर में होने वाली गति की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात कि जैसा कि चैप्टर का नाम है शरीर में गति, तो हेडिंग भी हम लोग क्या लगा लेते हैं, गति ही लगा लेते हैं। गति, ठीक। गति होता क्या है, गति का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मैं इधर उधर भी चल रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे, गति। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति जब अपने स्थान में क्या करता है, परिवर्तन करता है, तो उसी को गति कहते हैं। लेकिन अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक जगह खड़ा हूँ, तो क्या मेरे शरीर में कोई गति हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं गति हो रही है। और वो गति है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा मुंह जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, मेरी आंखें जो है वो क्या हो रहा है, पलक बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, मेरा सांस चल रहा है। तो इस स्थिति में भी हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, गति हो रहा है। इस स्थिति में भी क्या हो रहा है, हमारे शरीर में गति हो रहा है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कुछ देर के लिए मैं अपनी पलकें भी बंद कर दूं, बोलना भी बंद कर दूं और सांस लेना भी बंद कर दूं, तो क्या वो व्यक्ति मरा हुआ घोषित माना जाएगा। वो व्यक्ति क्या मर चुका है, उसके शरीर में गति नहीं हो रही। एक सेकंड के लिए आप ये करो कि अपने अपने पलकों को बंद कर लो, अपने श्वास को बंद कर लो, सांस मत लो और अपने मुंह को बंद रखो। तो क्या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में गति हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो तुम जब शांत अगर कहीं बैठे हो, तो तुम्हारे हार्ट बीट जो है वो तुम्हें सुनाई दे रहे होंगे। लेकिन अभी भी तो तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा है, गति हो रहा है। तुम्हारा हार्ट बीट वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और वो क्या हो रहा है, वो गति के कारण ही तो हो रहा है। यानी कि शरीर में हमेशा कहीं ना कहीं गति होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गति का मतलब क्या हुआ कि जीव द्वारा स्थान परिवर्तन। जीव द्वारा स्थान परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो भैया जीव द्वारा स्थान परिवर्तन, जीव द्वारा क्या है, स्थान परिवर्तन। इसको क्या बोलेंगे, इसको गति बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग गति बोलेंगे। यानी कि शरीर या शरीर के किसी भाग का अपने सामान्य स्थिति से विस्थापित शब्द आपके लिए नया हो सकता है। हालांकि क्लास 9th में आप लोग जब जाएंगे तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे कि विस्थापन क्या होता है, ठीक है। तो विस्थापित होने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मेरा बच्चा, उसी को विस्थापन कहेंगे, उसी को विस्थापित होना कहते हैं। जब भी कोई वस्तु या फिर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता है, उसको विस्थापन बोलते हैं, उसको विस्थापित होना बोलते हैं, उसको विस्थापित होना बोलते हैं हम लोग। तो विस्थापित होना मतलब शरीर या शरीर के किसी भाग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होना, उसको क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शरीर या शरीर के किसी भाग का अपने स्थान से विस्थापित होना, अपने स्थान से क्या होना, विस्थापित
विस्थापित होना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग गति बोलते हैं। गति बोलते हैं मतलब शरीर तो विस्थापित होगा ही हमारा, और शरीर का अगर अंग भी हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि शरीर में कहीं ना कहीं गति हो रहा है। जैसे पलकें झपकना, ठीक है, पलकों का झपकना ये भी एक क्या है, शरीर में विस्थापन, शरीर में गति का ही क्या है, उदाहरण है। ठीक है, शरीर में गति का ही एक उदाहरण आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। श्वास लेना, श्वास लेना, जब आप सांस को लेते हैं तो भी वो क्या है, वो शरीर में गति को ही दर्शाता है। हृदय में जब गति होती है तो उसे भी क्या बोलते हैं, उसे भी बोलते हैं कि शरीर में गति हो रही है। और नॉर्मल गति ये पता चलता है कि चलना, दौड़ना, दौड़ना, कूदना, कूदना आदि। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिससे ये क्लियर होता है कि शरीर में कहीं ना कहीं गति हो रहा है। यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मानव कंकाल और शरीर में जो गति होता है तो उस गति में मानव कंकाल का क्या योगदान है, मानव कंकाल के कारण कैसे गति होता है, और मानव कंकाल अगर हमारे शरीर में ना हो तो क्या हमारा शरीर गति कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, तो तक के लिए आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। तो पहले मेरी बात को समझो कि सबसे पहले हेडिंग जो होगा हमारा उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उसे चेंज करते हैं और लगाते हैं मानव कंकाल एवं शरीर में गति। ठीक है, मानव कंकाल व शरीर में गति की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको ये पिछले चैप्टर में बता रखा है कि शरीर में की सारी अस्थियां जो होती है हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर, एक आकृति देने का काम करता है, एक सहारा देने का काम करता है, और वो जो चीज़ है वो है हमारा अस्थि यानी कि हड्डी। हड्डी ही हमारे शरीर को आकार देता है, हमारे शरीर को सहारा देता है, और हमारे शरीर में क्या करता है, गति करवाने का काम करता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब शरीर की सारी हड्डियां आपस में मिल जाती हैं, सारी अस्थियां आपस में मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कंकाल तंत्र बोलते हैं। और जब अस्थि को हमें देखना होता है तो उसके लिए एक्सरे वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा है पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो जब शरीर का सारा अस्थि आपस में मिल जाएगा तो वो एक तंत्र का निर्माण करेगा जिसे कि कंकाल तंत्र कहेंगे। तो अब शरीर में गति करने के लिए हमें कंकाल तंत्र की तो आवश्यकता है, यानी कि हमारा जब शरीर में, हमारे शरीर में अगर कंकाल तंत्र नहीं होगा तो हमारे शरीर को आकृति नहीं मिलेगा। जब आकृति नहीं मिलेगा तो गति तो संभव नहीं है। तो शरीर को गति करवाने के लिए दो चीजें ही रिस्पॉन्सिबल है, पहला हमारा कंकाल तंत्र और दूसरा हमारा मांसपेशी। मांसपेशी, मांसपेशी की मदद से, मांसपेशी भी क्या करता है, हमारे शरीर को गति करवाने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि शरीर की सारी अस्थियां, सारी अस्थियां, अस्थियां मिलकर मिलकर क्या बनाती हैं, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं SKE, स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है, अस्थि को इंग्लिश में बोन कहते हैं। ठीक, स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब जो है कि शरीर में गति, शरीर में जो गति होता है वो किसके कारण होता है, शरीर में गति
किसके कारण होता है? तो भैया मांसपेशियों प्लस अस्थियों के कारण। अस्थियों के कारण किसके कारण होता है? मांसपेशियों और अस्थियों के कारण क्या होता है? हमारे शरीर में गति होता है। और एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बता रखा है, जैसे कि चलना, दौड़ना, कूदना, ठीक है, चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, ये सभी क्या है कि शरीर में गति होने का एक एग्जाम्पल है। अब जो रीढ़धारी जंतु होते हैं जिन्हें कि हम लोग कशेरुक जंतु भी बोलते हैं, कशेरुक मतलब जिनमें की रीढ़ की हड्डियां पाई जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कशेरुकी जंतु, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कशेरुकी यानी कि रीढ़धारी जंतु। रीढ़धारी जंतु कशेरुकी जंतु यानी कि रीढ़धारी जो जंतु होता है उसमें क्या होता है कि मांसपेशियों और हड्डियों यानी कि अस्थियों के अतिरिक्त उसके पास क्या पाया जाता है? उपास्थि तथा पेशियां के कारण ही, मतलब उपास्थि पाया जाता है और पेशियां, यानी कि मैं यहाँ पे पहले मांसपेशियां लिख दिया हूँ, तो उपास्थि के कारण भी उसमें क्या होता है? गति आपको देखने को मिलता है। तो रीढ़धारी जंतुओं में उपास्थि व पेशियों के कारण ही गति होता है। यानी कि जितने भी कशेरुकी जंतु हैं उसमें क्या है? उसमें कशेरुकी जंतु उन्हें बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें रीढ़धारी जंतु भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें अस्थियों के अतिरिक्त पेशियां पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं, कार्टिलेज। इंग्लिश में उपास्थि बोलते हैं। तो उपास्थि के कारण क्या होता है? इनमें गति देखने को मिलता है। तो यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पेशियों को इंग्लिश में भैया मसल्स बोलते हैं। MUSCLES मसल्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, मसल्स। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे शरीर में पाए जाने वाले कंकाल तंत्र, जैसे कि हड्डियां मिलके जिन्हें बनाती हैं। ठीक है, पहला जो है हमारे सामने वो हमारा खोपड़ी है। पहला क्या है? पहला जो हमारा है वो खोपड़ी, जिसे कि इंग्लिश में स्कल कहते हैं, SKULL, स्कल बोलते हैं। ठीक है, स्कल बोलते हैं। तो स्कल जो होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? 21 अस्थियों का बना होता है, यानी कि 21 हड्डियों से मिलके बनने वाला होता है, बनने वाला रचना जो होता है उसे खोपड़ी कहते हैं। तो 21 अस्थियों से बना होता है, 21 अस्थियों का बना होता है 21 अस्थियों का बना होता है। और दूसरा चीज कि स्कल जो है, एक स्कल खोपड़ी जो है इसमें 21 अस्थियां होती हैं, और कुछ अस्थियां जो होती हैं वो आपस में मिलके क्या करती हैं कि क्रेनियम बनाने का काम करती है। क्रेनियम मतलब जिसमें कि हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। क्रेनियम मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बता रखा है। तो क्रेनियम एक बक्से की तरह होता है जहां पे हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कुछ अस्थियां क्रेनियम बनाने का काम करती हैं, क्रेनियम बनाती है। क्रेनियम जो है एक बहुत बक्से जैसा संरचना होता है जिसमें हमारा मस्तिष्क बंद होता है। क्रेनियम में क्या होता है? मस्तिष्क बंद होता है, मस्तिष्क हमारा मस्तिष्क क्या होता है? बंद रहता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मेरुदंड, वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन क्या होता है।
तो देखिए आपका हो गया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और दूसरा जो है हम वो देखते हैं भैया कि वर्टिब्रल कॉलम या फिर मेरुदंड क्या होता है। दूसरा है हमारा मेरुदंड, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं VRT, वर्टिब्रल कॉलम। कॉलम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं या फिर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग बैकबोन। कॉलम या फिर इसे क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, इसे बैकबोन कहते हैं। तो ये जो है ये कुल 33 अस्थियों का भैया बना होता है। कितने अस्थियों का बना होता है, 33 अस्थियों का बना होता है। 33 अस्थियों का बना होता है, ठीक है। और ये जो अस्थियां होती हैं, ये अस्थियां जो 33 अस्थियां होती हैं, 33 अस्थियां, इसको क्या कहा जाता है, इसको कशेरुक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कशेरुक कहा जाता है। कशेरुक कहा जाता है। कशेरुक कहा जाता है। इसलिए तो जिस जीव में वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उसे कशेरुकी जंतु कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, कशेरुकी जंतु कहा जाता है। तो मेरुदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम और फिर बैकबोन भी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो 33 अस्थियों का बना होता है। और उन 33 अस्थियों को क्या कहा जाता है, कशेरुक कहा जाता है। तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है, पसली पिंजर जिसे हम लोग बोलते हैं। तीसरा पसली पिंजर, जिसे कि इंग्लिश में भैया रीब कैच कहते हैं, RIB, रीब कैच। नाम से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। तो रीब मतलब क्या हो गया, पसली हो गया, अब कैच मतलब पिंजरे जैसी संरचना बनाती है, उसी को क्या बोलते हैं, रीब कैच बोलते हैं, ठीक है, रीब कैच बोलते हैं। अब रीब कैच बनता क्या है, हमारा जो वक्ष है उसके बीचों बीच एक क्या होता है, स्टर्नम, यानी कि यहाँ से बीचों बीच क्या चला जाता है, एक स्टर्नम नामक एक अस्थि होता है, ठीक है। और वो जो है 10 जोड़ी मजबूत लचीली इससे, और ये जो हमारा स्टर्नम है इससे 10 जोड़ी लचीली और मजबूत अस्थियां जुड़ी होती हैं, जो कि पसली की अस्थियां कहलाती हैं, ठीक है, जो कि पसली की अस्थियां कहलाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वक्ष के बीचों बीच, वक्ष के बीचों बीच, वक्ष के बीचों बीच स्टर्नम, स्टर्नम, वक्ष के बीचों बीच स्टर्नम, स्टर्नम को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, BREAST, ब्रेस्ट बोन। तो वक्ष के बीचों बीच स्टर्नम नामक एक अस्थि होता है, एक अस्थि होता है, क्या होता है, एक अस्थि होता है, ठीक है, नामक एक अस्थि होता है। और ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम, इससे क्या होता है कि 10 जोड़ी मजबूत व लचीली अस्थियां जुड़ी
रहती रहती है, जो जो क्या कहलाती है, 10 जोड़ी मजबूत अस्थियां जुड़ी रहती हैं, जो पसली की अस्थियां कहलाती हैं। पसली पसली की पसली की अस्थियां कहलाती है, जो क्या कहलाती है, पसली की अस्थियां कहलाती है। पसली की अस्थियों को इंग्लिश में बोलते हैं रिब बोन्स। रिब बोन्स। और पसली की जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां होती हैं, ये क्या करती हैं भैया, ये बच्चा क्या करता है कि पिंजरे जैसी संरचना बनाता है, जैसी संरचना बनाता है, पिंजरे जैसी संरचना बनाता है, इसलिए इसको पसली पिंजर कहा जाता है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पसली पिंजर कहा जाता है। और क्या होता है, इसके अंदर हमारा फेफड़ा होता है, हमारा हृदय होता है, जिसको कि सुरक्षित रखने का काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फेफड़े, फेफड़ा व हृदय को सुरक्षित रखता है। को सुरक्षित रखता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन करिए। तो एक बार फिर से समझना कि मेरुदंड जो होता है वो 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है, और 33 अस्थियों से मिलकर बना होता है, और उन 33 अस्थियों को क्या कहा जाता है, उन 33 अस्थियों को कशेरुक कहा जाता है। और पसली पिंजर जो होता है वो वक्ष के बीचों बीच स्टर्नम जा रहा होता है, इससे क्या होता है, जुड़ के हमारा 10 जोड़ी मजबूत और लचीली अस्थियां जुड़ी होती हैं, जो कि पसली की अस्थियां कहलाती हैं। और ये पसली की अस्थियां पिंजरे जैसी संरचना बनाती हैं, इसलिए इसे पसली पिंजर कहा जाता है। और पसली पिंजर क्या करता है, हृदय और फेफड़ों को सुरक्षित रखने का काम करता है। तो एक बार आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मेरुदंड जो होता है हमारा वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे कि कंधे की अस्थियां, तीसरा चौथा था हमारा ये कंधे की अस्थियां। कंधे की अस्थियां, ये क्या होता है ये, तो कंधे की अस्थियों की अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग बात करेंगे इन अस्थियों की। तो यहाँ पे जो होता है हमारा जो कॉलर बोन होता है वो क्या होता है, कंधे की अस्थियां जो यहाँ पे गर्दन के नीचे होता है, ठीक है। कॉलर बोन हमारा जो ये बोन है, जिसे कि हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं, तो कॉलर बोन क्या होता है कि कॉलर बोन गर्दन के नीचे होता है, ये वाला बोन कॉलर बोन है। और ये दो तरफ, एक तरफ क्या होता है, एक तरफ होता है स्कैपुला से जुड़ा हुआ होता है, और एक तरफ स्टर्नम से जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ तो स्टर्नम से ये जुड़ा हुआ है, और एक तरफ स्कैपुला से जुड़ा हुआ है। स्कैपुला क्या है, स्कैपुला जो है वो कंधे की अस्थि है, जो कि कंधे को क्या करता है, कंधे को आकार देने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि
कॉलर अस्थियां, कॉलर की अस्थियां कॉलर की अस्थियां, जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है COLLAR, कॉलर बोन। कॉलर बोन ये कहाँ पे होता है? गर्दन के नीचे होता है, गर्दन के नीचे होता है, ठीक है। कॉलर बोन कहाँ पे होता है? गर्दन के नीचे होता है। और ये जो होता है ये स्टर्नम व स्कैपुला से स्कैपुला से जुड़ी होती है। क्या होती है? स्टर्नम व स्कैपुला से जुड़ी होती है। और ये स्टर्नम जो है, स्टर्नम क्या कर ये स्कैपुला क्या करता है? स्कैपुला जो है इसको हम लोग कंधे की हड्डी बोलते हैं, कंधे की अस्थि बोलते हैं, ठीक है। इसे ये कंधे को आकार देता है, कंधे को आकार देता है। कंधे को क्या करता है? आकार देता है। कंधे की अस्थि है, स्कैपुला कंधे की अस्थि है और कंधे को आकार देने का काम करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कॉलर की अस्थियां गर्दन के नीचे होती हैं, वो स्टर्नम, एक तरफ से स्टर्नम से जुड़ी होती है और एक तरफ से तिकोनी, यहाँ पे भैया भाई कंधे के पास क्या होता है? एक तिकोनी हड्डी का संरचना होता है जो कि चिपटा होता है, जिसे कि स्कैपुला बोलते हैं, से जुड़ी होती है। और स्कैपुला कंधे की अस्थि है और कंधे को आकार देने का काम करती है। कंधे को आकार देने का काम करती है। अब बात करते हैं श्रोणी क्षेत्र की अस्थियां। तो श्रोणी, प्रत्येक श्रोणी अस्थि जो होता है, हिप बोन जिसे कि हम लोग कहते हैं, तो हिप बोन क्या होता है कि 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है। 3 अस्थियों से मिलकर बनने वाला रचना है। दोनों ओर की श्रोणी अस्थि, और क्या होता है कि अभी मैंने जो आपको पढ़ाया कशेरुक, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का जो लास्ट भाग होता है वो उससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? श्रोणी क्षेत्र की अस्थियां, ठीक है। श्रोणी मेखला की बात करेंगे, पेल्विक गर्डर की हम लोग बात करेंगे, तो दो श्रेणी अस्थि, दो श्रोणी अस्थि और एक कशेरुक के जुड़ने पर जो संरचना बनती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्रोणी मेखला बोलते हैं। और श्रोणी मेखला जो होता है हमारा, वो अमाशय के नीचे पाया जाता है और अमाशय के नीचे पाए जाने वाले सारे अंगों की सुरक्षा करने का वो काम करता है। इसी के सहारे हम लोग बैठ पाते हैं, समझ रहे हो भाई? इसी के सहारे क्या कर पाते हैं? बैठ पाते हैं, चलते हैं और दौड़ते हैं। तो इसमें कौन हमारा मदद करता है? श्रोणी मेखला पेल्विक गर्डर। आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करना पेल्विक गर्डर, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो मैं सीधा लेके चलता हूँ आपको श्रोणी मेखला के पास। ज्यादा बात नहीं करते हुए श्रोणी मेखला के बारे में हम लोग जानते हैं। 5वां श्रोणी मेखला, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं पेल्विक गर्डल, GIRDLE, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेल्विक गर्डल कहते हैं। अब ये बनता कैसे है? तो बनने का जो इसका प्रोसेस है वो मैगी की तरह है, यानी कि श्रोणी अस्थि और प्लस कशेरुक के जुड़ने पर, कशेरुक के जुड़ने पर पेल्विक गर्डल का निर्माण होता है। पेल्विक गर्डल का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये क्या करता है?
अमाशय के नीचे पाए जाने वाले जितने भी अंग हैं वाले अंगों की सुरक्षा करने का काम किसका है? अंगों की सुरक्षा करता है। ठीक है, और इसी के सहारे हम बैठते चलते वो दौड़ते हैं। क्या करते हैं? इसी के सहारे हम लोग बैठते चलते और दौड़ते भी हैं। तो यहाँ तक आपका पैल्विक गर्डल के बारे में था, जो कि खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उपास्थि क्या होता है। उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे इसको। मैं उपास्थि के बारे में यही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, उपास्थि जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज। तो जैसे भाई यहाँ पे अभी मैंने अस्थि के बारे में बताया, तो कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। कार्टिलेज क्या होता है? अस्थि के जैसा क्या होता है, ये कमजोर नहीं होता। कार्टिलेज हमारे कान में पाया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे कान को मोड़ोगे मुड़ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला भाग थोड़ा मुलायम होता है, ऊपर वाला भाग थोड़ा टाइट होता है। ठीक है, तो कान जो है हमारा वो कार्टिलेज का ही बना होता है। यानी कि ये कठोर नहीं होता है अस्थि की तरह, और इसे आसानी से हम लोग मोड़ सकते हैं। और जैसे कि कान में मैंने आपको बताया कि कार्टिलेज कान में पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पहला बात, ये तो बहुत कठोर नहीं होता तुम्हारी वाली की तरह, कठोर नहीं होता है। दूसरी, आसानी से मुड़ जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको उपास्थि बोलेंगे, कार्टिलेज बोलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कि हमारे पास और क्या बचा है। फटाफट आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जोड़ के बारे में, संधि के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 2 + 2 कितना होता है? 4। लेकिन ये यहाँ पे वो जोड़ नहीं है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दो हड्डियों के बीच जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं तो उसमें भी वो जो होता है उसे संधि बोलते हैं भैया, संधि, जोड़। तो यहाँ तक आपका हो गया है। तो अब हम लोग इसे हटाते हैं थोड़ा सा और हेडिंग को भी करेंगे चेंज, ये बहुत पुराना हो गया हो। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि या जोड़ एवं गति। अब भैया संधि और जोड़ और गति कैसे हो सकता है, वही तो बताने का काम है मेरा बाबू। तो देखो क्या होता है कि संधि या फिर जोड़ बोलते किसे हैं, ठीक है? तो बात को समझना, संधि किसे बोलेंगे कि जहां दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं, जहां जहां दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संधि या फिर जोड़। तो जहां पे दो अस्थि क्या होगा मेरे बच्चे, जुड़ेगा। जहां पे जैसे कि यहाँ पे दो अस्थि जुड़ा है, एक अस्थि इधर से आया, एक अस्थि इधर से आया, दोनों आपस में जुड़ गया, तो वो क्या किया? वो संधि बना, वो जोड़ बना। और वो जोड़ जो बना
उसी को संधि बोलते हैं या फिर जोड़ बोलते हैं। और क्या होता है कि सभी गति अस्थियों और उनके बीच के जोड़ के कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे जोड़ है, अगर ये सीधा रहता तो क्या हम इसे ऐसे मोड़ पाते? नहीं, जोड़ है तभी हम इसे मोड़ पा रहे हैं। तो जोड़ के कारण भी हमारे शरीर में गति होता है। कई बार अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि जोड़ के कारण कैसे गति होगा। तो जब तक हमारे शरीर में जोड़ है और अस्थि है तो तब तक गति होते रहेगा। स्नायु और लिगामेंट भी होता है, यानी कि दो अस्थियों को जोड़ने वाली एक मजबूत और लचीली रचना होती है, जो कि दो अस्थि, जैसे कि जो अस्थि जुड़ रहा होता है उसके बीच में पाया जाने वाला रचना जो होगा, जो कि लचीला होगा और बहुत मजबूत होगा, उसे स्नायु बोलेंगे या फिर लिगामेंट बोलते हैं। इंग्लिश में भी उसे लिगामेंट ही बोला जाता है। ठीक है, स्नायु या फिर लिगामेंट यहाँ पे आपको देगा कि स्नायु, स्नायु इंग्लिश में बोलते हैं भैया लिगामेंट। लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट होता है दो अस्थियों को जोड़ने वाली मजबूत व लचीली रचना। मजबूत व लचीली रचना उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग उपास्थि या उसे बोलते हैं हम लोग स्नायु या फिर लिगामेंट। अब दो जोड़ है उसके बीच में उपास्थि भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जब दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं और जब उनके बीच क्या होता है, मूवमेंट हो रहा होता है, तो वो दोनों आपस में रगड़ी ना जाएं, रगड़ ना खाएं, इस वजह से रगड़ से बचाने के लिए उपास्थि उसके बीच में पाया जाता है। तो दो जोड़ आपस में जुड़ा है तो उनके बीच में लिगामेंट होगा, जिसे कि स्नायु बोलते हैं। उसके बीच में उपास्थि भी हो सकता है, जो कि दोनों अस्थियों को गति के वक्त रगड़ से बचाने का काम करता है। ठीक है, अस्थि संधि के प्रकार की हम लोग बात करते हैं तो इसके कुल दो प्रकार होते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अस्थि संधि के प्रकार, अस्थि संधि के प्रकार की बात करेंगे। अस्थि संधि के प्रकार, तो यहाँ पे दो प्रकार होता है। एक होता है जिसे कि हम लोग बोलते हैं अचल संधि, अचल संधि, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट्स, जॉइंट्स, जिसे कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फिक्स्ड जॉइंट्स कहा जाता है। तो अचल संधि यानी कि कुछ हड्डियां जो होती हैं जब आपस में जुड़ जाती हैं तो वो बिल्कुल हिल डुल नहीं सकती। क्या हमारा जो क्रेनियम है वो जो जुड़ के बना है, बहुत सारी हड्डियों से जुड़ के बना है, वो क्या हिल डुल सकता है? कि मन हुआ तो भैया इसको ऐसे कर देते, जैसे हाथ को मन हुआ तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दी। तो मन हुआ कि कभी मस्तिष्क को आधा इधर कर देते हैं, आधा इधर कर देते हैं, वाह मस्त, बीच में क्या है उसको निकाल के देखेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड जॉइंट है, वो हिल नहीं सकता। हमारा सिर्फ यहाँ पे निचला जबड़ा ही हिलता है, ऊपर का भी जबड़ा नहीं हिलता, निचला ही हिलता है, जिसकी वजह से हम लोग खा पाते हैं, इन्हीं टपर टपर बातें कर पाते हैं, आपको पढ़ा पाता हूँ मैं, आप सुन पाते हो, फिर आप उधर से बोल पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ निचला जबड़ा ही हिलता है, बाकी सारे ज्वाइंट्स आर फिक्स्ड ज्वाइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जब अस्थियां आपस में जुड़ने के बाद, आपस में जुड़ने के बाद हिल डुल नहीं पाती है, हिल डुल नहीं पाती है, उसको क्या बोलेंगे? उसको अचल संधि बोलेंगे। बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा जो है हमारा, उसे बोलते हैं चल संधि, चल संधि, चल संधि, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं मूवेबल ज्वाइंट्स, मूवेबल ज्वाइंट्स, यानी कि वो ज्वाइंट तो है लेकिन भैया मूव कर सकता है। अब वो मूव कैसे कर सकता है तो वो भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्थियां जुड़ने के बाद हिल सकती है, हिल डुल सकती है, जुड़ने के बाद हिल डुल सकती है।
उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मूवेबल जॉइंट्स। यानी कि एक बार वो जुड़ गया लेकिन अब हिल डुल सकता है। जैसे कि ये वाला जबड़ा हमारा हिल सकता है, ये हाथ की जो यहाँ पे अस्थियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई है लेकिन हिल सकता है, पैर के पास, घुटने के पास वो हिल सकता है। तो यहाँ पे ऐसे भी संधि है जो कि जुड़ने के बाद हिल सकते हैं, ऐसे भी संधि हैं होते हैं जो कि एक बार जुड़ गया काम खत्म, दैट्स इट, फेविक्विक लग गया उसमें, वो कभी नहीं हिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार की संधियां होती हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। किसका भैया, चल संधि का। तो चल संधि का पहला जो प्रकार है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंदुक खल्लिका, को में अंशु और दो हर्षु कर, कंदुक खल्लिका संधि। कंदुक खल्लिका संधि, इसमें बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि। धुराग्र संधि, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं PIVOT, पाइवोट जॉइंट, और तीसरा जो है उसे बोलते हैं हिंज संधि, हिंज संधि, HINGE, हिंज जॉइंट। ठीक है, तो ये चल संधि के प्रकार हैं। सॉकेट बॉल, यानी कि एक हड्डी जो होगा वो बॉल की जैसा उभरा हुआ होगा और एक जो होगा कटोरी के जैसा क्या होगा, थोड़ा सा गड्ढा होगा और वो दोनों आपस में जाके फिक्स हो जाता है। तो धुराग्र संधि एक रिंग की तरह होगा और एक एक्सिस की तरह होगा, वो हमारा यहाँ पे पाया जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी गर्दन को इधर उधर कर सकते हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं हिंज संधि की। हिंज संधि एक क्या होगा, एक थोड़ा सा भाग उत्तल की तरह जिसे कॉन्वेक्स कहते हैं और एक भाग कॉनकेव की तरह होगा, गड्ढे की तरह, एक भाग उबरे की तरह होगा और वो दोनों आपस में फिट बैठ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ये पे हाथ पे क्या होता है, मूवमेंट हो रहा होता है। तो वो जॉइंट यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग आगे बढ़ के कि भाई मतलब थोड़ा सा मांसपेशियों के बारे में देखेंगे, फिर चैप्टर को एंड कर देंगे हम लोग। तो हो गया होगा, चलते हैं हम लोग आगे और ये टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या सिर्फ हमारे कंकाल तंत्र के कारण से ही हमारा शरीर का गति हो सकता है। हमारे शरीर में गति सिर्फ कंकाल तंत्र के कारण ही होता है और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कंकाल तंत्र के साथ साथ भैया कंकाल पे तो कुछ रहना भी चाहिए, तो वो पेशियां रहती हैं, यानी कि मांसपेशियां, मसल्स रहती हैं। ठीक है, तो अस्थियों को गतिशील बनाने का काम कौन करता है? पेशियां। तो यहाँ पे लिखेंगे अस्थियों अस्थियों को गतिशील बनाने का काम पेशी। ठीक है, अस्थियों को गतिशील बनाने का काम कौन करता है भैया? पेशी करता है। ठीक है, पेशी, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग मसल्स कहते हैं, MUSCLES, मसल्स करती है। को गतिशील बनाने का काम कौन करती है भैया? पेशी करती है। का काम पेशी करती है। ठीक है,
पेशी करती है। अब ये जो पेशी है इसमें क्या होता है, संकुचन होता है, संकुचन होता है, संकुचन और प्लस शिथिलन के कारण, शिथिलन मतलब सिकुड़ना, शिथिलन सॉरी संकुचन और शिथिलन के कारण, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करना और फिर सिकुड़ जाना, संकुचन और शिथिलन के कारण, फैलना और सिकुड़ना उसके कारण। जैसे कि अभी हम लोग ऐसे करें तो ये फैल गया, ये सिकुड़ गया, ठीक है। तो उसी के कारण क्या होता है कि अस्थियां जो है वो गतिशील होती हैं और उसको बनाने का काम पेशियां करती हैं, जिसे कि मसल्स कहते हैं। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होता है। और क्या है कि पेशी जो होता है, पेशी जिसे कि मसल्स बोलते हैं, पेशी अस्थियों से कैसे जुड़ी हुई होती है। पेशी जो होता है वो अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है और उसको जोड़ने का काम अस्थियों से लचीली तंतुएं करती हैं, लचीली तंतुओं द्वारा, लचीली तंतुओं, पेशी अस्थियों से लचीली तंतुओं द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है होता है जो जो क्या कहलाता है, जो हमारा कहलाता है कंडरा या फिर कंडरा, कंडरा या टंडन, टंडन TENDON, टेंडन कहलाता है। पेशी जो होता है वो मजबूत होता है और सख्त होता है। तो यहाँ पे अस्थियों को गतिशील बनाने का काम कौन करता है, अस्थियों को गतिशील बनाने का काम हमारा पेशी करता है, जिसे मसल्स कहते हैं। पेशी अस्थियों से लचीली तंतुओं द्वारा जुड़ी होती है आपस में। ये हमारा क्या है, ये अस्थि है तो इससे पेशी जुड़ा हुआ है और इसको जोड़ने का काम एक पतली पतली तंतु जैसी संरचना करती है, जो कि कंडरा या फिर क्या कहलाती है, टेंडन कहलाती है। तो ये तुम आपके चैप्टर के बारे में था, सॉरी मतलब आधा चैप्टर आपका हो गया, आधा और बचा है सिलेबस, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 लेक्चर लगेंगे इसमें, एक लेक्चर ये है और एक लेक्चर और आएगा। तो यहाँ तक आप लोग पूरा रिवीजन करके रखना और फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आप लोग इसे एक बार नोट डाउन करो, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, 1 मिनट में नोट डाउन हो जाना चाहिए, फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो आपका नोट हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे और जाते जाते कि चांद अगर मेरा है तो सिर्फ मुझ तक पहुंचना चाहिए, हर तरफ बिखरी इस चांदनी का मैं क्या करूं। चांद अगर सिर्फ मेरा है तो मुझ तक पहुंचना चाहिए, हर तरफ बिखरी इस चांदनी का मैं क्या करूं। जहन से उतरी नहीं पहली मोहब्बत आज तक, और ये जो आखिरी हो गई तुमसे उसका मैं क्या करूं। तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लव यू, बाय बाय।